एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम पढ़ेंगे राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, जो हमारा लास्ट फंडामेंटल राइट है और ये मेंशन है हमारा आर्टिकल नंबर 32 में। ठीक है, तो आर्टिकल नंबर 32 क्लॉज 1 क्या कहता है? गारंटीज द राइट टू मूव सुप्रीम कोर्ट बाय द एप्रोप्रिएट प्रोसीडिंग फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स कन्फर्ड बाय द पार्ट 3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये सबसे पहली बात क्या मेंशन कर रहा है, एक तो पार्ट 3 में हमारा क्या मेंशन था, फंडामेंटल राइट्स। और जो 32 क्लॉज 1 है वो गारंटी करता है कि राइट टू मूव सुप्रीम कोर्ट बाय एप्रोप्रिएट प्रोसीडिंग फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। अगर तुम्हारे कोई फंडामेंटल राइट्स इन्फ्रिंज हो रहे हैं या फिर उनको इन्फोर्स नहीं किया जा रहा है तो तुम डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन कर सकते हो कि आप कौन सुप्रीम कोर्ट हमारे राइट्स का क्या करे, इन्फोर्समेंट करे। ठीक है, बाय एप्रोप्रिएट प्रोसीडिंग। तुम्हारा लीगल वे होना चाहिए, इलीगल वे से तुम ऐसे डरा धमका के या फिर कोई ऐसी गलत एक्टिविटी करके उसकी प्रोसीडिंग नहीं करवा सकते। एप्रोप्रिएट होनी चाहिए तुम्हारी प्रोसीडिंग। ठीक है, उसके बाद बात आती है 32 क्लॉज 2। इसमें क्या बात आती है, कन्फर्स पावर टू द सुप्रीम कोर्ट टू इशू एप्रोप्रिएट डायरेक्शन। ये कन्फर करता है, सुप्रीम कोर्ट को पावर देता है। सुप्रीम कोर्ट को क्या पावर देता है, फॉर एप्रोप्रिएट डायरेक्शन ऑर्डर्स और रिट इंक्लूडिंग द रिट ऑफ द नेचर। मतलब अगर किसी का फंडामेंटल राइट इन्फ्रिंज हो जाता है तो ये एप्रोप्रिएट डायरेक्शन दे सकता है। कौन दे सकता है? सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, सबसे पहले एप्रोप्रिएट डायरेक्शन, उसके बाद ऑर्डर्स और उसके बाद रिट्स। और रिट्स इंक्लूडिंग द नेचर ऑफ habeas corpus, mandamus, prohibition, certiorari and quo warranto। ठीक है, अब हम ये 5 रिट्स पढ़ेंगे। ठीक है, ये क्या होता है? सबसे पहले बात आती है, इसमें क्या है कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3 में दिए गए उसका प्रोटेक्टर है। ठीक है, उसके ओके तो 32 क्लॉज 1 में क्या दे रखा है कि मेरे पास पावर है कि मैं सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकती हूँ अगर मेरा कोई फंडामेंटल राइट इन्फ्रिंज हो रहा है या फिर उस फंडामेंटल राइट को इन्फोर्स कराने। और 32 क्लॉज 2 में ये दे रखा है कि सुप्रीम कोर्ट को पावर कन्फर कर सकती है। इसमें क्या कर रखा है, मेरे को पावर कन्फर कर सकती है कि मैं डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में जाकर अपनी पिटिशन फाइल कर सकती हूँ। बट इसमें क्या कर रखा है, सुप्रीम कोर्ट को पावर दे रखी है कि वो रिट इशू कर सके, अप्रोप्रिएट प्रोसीडिंग डायरेक्शन इशू कर सके और कोई भी ऑर्डर जिसमें मेरा फंडामेंटल राइट्स का इन्फ्रिंजमेंट हुआ है। अब ये हमारे रिट्स है, ये पढ़ते हैं। ओके, तो अब हम पढ़ रहे हैं रिट्स। रिट्स कौन होता है? रिट्स इशू करता है सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, अगर किसी का भी फंडामेंटल राइट का इन्फ्रिंजमेंट होता है। और एक डेफिनेशन आती है BR अम्बेडकर की, तो उसमें ये बोला गया था कि ये जो आर्टिकल 32 है वो हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, तो अब हमारा पहला रिट क्या आता है, हैबीज कॉर्पस। हैबीज कॉर्पस का क्या मतलब होता है, लिटरल मीनिंग क्या होता है, टू हैव द बॉडी। ठीक है, अब हैबीज कॉर्पस तब इशू होता है जब किसी पर्सन को इलीगली डिटेन किया गया है। ठीक है, तो इसमें क्या बोला जाता है, ऑर्डर टू रिलीज ऑफ अ पर्सन अनलॉफुली डिटेन। कोई ऐसे आदमी को जिसको अनलॉफुली लॉफुल तरीके से डिटेन नहीं किया गया हो। जैसे कोई भी पर्सन है उसको अगर डिटेन किया तो उसको बताएंगे पुलिस वाले, पुलिस ऑफिसर या फिर जो भी उसको डिटेन किया कि उसको किस बेस पे डिटेन किया। और अगर जब तक उसका जो वो प्रूव नहीं हो जाता कि क्राइम उसने किया है, और अगर ये प्रूव नहीं होता कि क्राइम उसने नहीं किया है तो उसको डिटेन और नहीं एक्सीड नहीं हो सकता उसका डिटेंशन, उसको रिलीज करना पड़ेगा। ठीक है, तो 2 सिनेरियो आते हैं, एक तो किस बेस पे उसको डिटेन किया गया ये उसको पता होना चाहिए, और अगर उसने क्राइम नहीं किया है और ये प्रूव हो जाता है तो उसको रिलीज करना पड़ेगा और विदिन 24 आवर्स उसको किसी मजिस्ट्रेट के आगे प्रेजेंट करना पड़ेगा। ठीक है, और जो ये 24 आवर्स होते हैं इसमें ना वो ट्रैवल टाइम इंक्लूड नहीं होता है, क्योंकि क्या पता किसी का ट्रैवल टाइम 4 घंटे तो मजिस्ट्रेट में पहुंचने में लग जाएगा तो वो बोलेगा कि मेरा तो हो गया 24 आवर्स। तो ऐसे ट्रैवल टाइम इंक्लूड नहीं होता, पर 24 आवर्स के अंदर उसको किसी मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है। ठीक है, इसके बाद बात आती है मैंडेमस। मैंडेमस क्या होता है, वी कमांड। हम कमांड करते हैं। ठीक है, क्या कमांड करते हैं, जब भी कोई भी पब्लिक ऑफिशियल मतलब कोई गवर्नमेंट ऑफिसर और कोई ऐसी गवर्नमेंट बॉडी जो कि अपने काम पब्लिक ड्यूटी को परफॉर्म नहीं कर रही तो हम उसको कमांड करते हैं कि आप अपनी पब्लिक ड्यूटी को कंप्लीट कीजिए, फुलफिल कीजिए। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं प्रोहिबिशन की। प्रोहिबिशन मतलब होता है टू फॉरबिड। अब इसमें क्या है, इशूड बाय हायर कोर्ट टू अ लोअर कोर्ट और ट्रिब्यूनल फॉर द प्रोसीडिंग बियॉन्ड इट्स जुरिस्डिक्शन, टू स्टॉप द प्रोसीडिंग बियॉन्ड इट्स जुरिस्डिक्शन। इसका मतलब क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल मेरा कोई केस है। ठीक है, मैं एक लोअर कोर्ट में हूँ, मैंने अप्लाई कर रखा मेरा केस का, वहाँ पे उनने मेरे को कोई डिसीजन सुना दिया। ठीक है, अब वो जो डिसीजन है वो उस
कोर्ट की, वो लोअर कोर्ट की जुरिस्डिक्शन को एक्सटेंड कर रहा है और वो अपने एक हायर कोर्ट की जुरिस्डिक्शन को एक्सरसाइज करके मेरा डिसीजन सुना रहा है, तो मैं क्या है हाई कोर्ट में जाके पिटीशन फाइल कर सकती हूँ। तो हाई कोर्ट जाके उस लोअर कोर्ट को बोलेगा कि आप अपनी जुरिस्डिक्शन के अंडर काम कीजिए, आप हमारा जुरिस्डिक्शन एक्सरसाइज नहीं कीजिए, ठीक है। तो इसमें हायर जो कोर्ट है, कोई भी हाई कोर्ट है जैसे सुप्रीम कोर्ट है या फिर किसी स्टेट का हाई कोर्ट है, किसी भी लोअर कोर्ट या फिर ट्रिब्यूनल को बोलते हैं कि आप अपनी जुरिस्डिक्शन के अंडर काम कीजिए, ठीक है। इसके बाद बात आती है सर्शनरी और क्यू वारंटों की, तो वो भी हम पढ़ते हैं। ओके, तो हम पढ़ेंगे सर्शनरी में क्या होता है, टू बी, इसका लैटिन मीनिंग क्या है, टू बी इन्फॉर्म, ठीक है, इशूड बाय अ हायर कोर्ट टू नलिफाई एन ऑर्डर और डिसीजन ऑफ अ लोअर कोर्ट और ट्रिब्यूनल ऑफन टू करेक्ट एरर्स फ्रॉम। अब देखो इधर से पढ़ते हैं, पहले इतना पढ़ते हैं। सबसे पहले ये जो लोअर कोर्ट है, ठीक है, कोई लोअर कोर्ट है, उसने कोई डिसीजन दिया और उसने एक्सेसिव जुरिस्डिक्शन कर दिया, ठीक है। अब जो हायर कोर्ट है, ठीक है, जो इसने डिसीजन डाल दिया उससे मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ और मैं जाके हायर कोर्ट में अपील करती हूँ, तो जो हायर कोर्ट है ये लोअर कोर्ट के इस डिसीजन को क्या करेगा, खारिज कर देगा, ठीक है। तो जो हायर कोर्ट है वो नलिफाई कर देता है, मतलब खारिज कर देता है एन ऑर्डर और डिसीजन, कोई भी उसका ऑर्डर या फिर कोई भी उसका डिसीजन, किसका, लोअर कोर्ट या ट्रिब्यूनल का, ऑफर टू करेक्ट एरर्स, किस चीज के लिए, टू करेक्ट एरर्स ऑफ जुरिस्डिक्शन ऑफ लॉ का जो जुरिस्डिक्शन है उस पर कोई भी गलती नहीं हो, ठीक है। इसके बाद बात आती है क्यू वारंटों की। ये क्या होता है, बाय व्हाट अथॉरिटी। अब इसमें क्या बात आती है, चैलेंजेस द लेजिटिमेसी ऑफ अ पर्सन क्लेम टू अ पब्लिक ऑफिस आस्किंग बाय व्हाट अथॉरिटी होल्ड दैट पोजीशन। अब ये इसके लिए होता है कि हम पूछ सकते हैं कि किस अथॉरिटी से, ठीक है। तो ये चैलेंज करता है लेजिटिमेसी ऑफ अ पर्सन, कोई भी इंडिविजुअल है जो किसी पब्लिक अथॉरिटी में है, ठीक है, या फिर किसी भी जगह पे है जो कि कोई ऑफिस होल्ड कर रहा है, ठीक है, तो हम उससे पूछ सकते हैं कि आप किस अथॉरिटी से यहाँ पे हैं, ठीक है। इसमें क्या क्या आ सकता है, किन किन लोगों से हम पूछ सकते हैं, कोई भी गवर्नर हो गया, कोई भी जज हो गए, ठीक है, इसके बाद कोई एमएलए हो गया, एमपी हो गया, इन सब लोगों से हम पूछ सकते हैं कि आपकी अथॉरिटी क्या है इस पोजीशन को होल्ड करने की, इस जगह पे अपनी अथॉरिटी दिखाने की, ठीक है। तो अगर वो लेजिटिमेट होती है उसकी अथॉरिटी कि हाँ वो सही प्रोसीडिंग से एग्जाम क्लियर करके और सारी चीज़ करके या फिर इलेक्ट होके आया है वहाँ पे, तो वो रहेगा। तो अगर कोई भी इंसान ऐसा पकड़ा जाता है जिसने सही तरीके से सही लीगल प्रोसीडिंग के साथ उस अथॉरिटी को होल्ड नहीं किया, तो जो हमारे जुडिशरी है वो उसको कैंसिल आउट कर सकते हैं, मतलब उसको उसकी पोजीशन छीन सकता है। अब क्यों वारंट ऑफ अरेस्ट किन किन जगहों पे नहीं लगता है, तो वो है कोई भी जो ऐसे बॉडीज जो कि गवर्नमेंट की होल्डिंग में नहीं है, जो कि प्राइवेट सेक्टर में, ठीक है, तो उन पे कोई हम किसी से नहीं जाके पूछ सकते कि आप मैनेजर की पोस्ट पे कैसे हैं या फिर आप ऐसे कैसे, तो ये हो जाता है। अब इसके बाद बात आती है प्रोहिबिशन और सर्शनरी। इस दोनों में ही ऑलमोस्ट सेम चीज़ दी है पर इनमें डिफरेंस क्या है हम वो पढ़ते हैं। ओके, तो अब हम प्रोहिबिशन और सर्शनरी पढ़ेंगे, इनका डिफरेंस देखेंगे क्या होता है। और प्रोहिबिशन और सर्शनरी ऑलमोस्ट दोनों सेम ही साउंड कर रहे हैं, क्योंकि क्या है, लोअर कोर्ट को अपना जुरिस्डिक्शन एक्सेसिवली एक्सरसाइज करने से रोक रहा है, ठीक है। तो अब क्या होता है, जो प्रोहिबिशन है वो कब लगाया जाता है, स्टॉपिंग अ लोअर कोर्ट फ्रॉम एक्सीडिंग इट्स जुरिस्डिक्शन। देखो लोअर कोर्ट को तो स्टॉप कर रहा है और हायर कोर्ट करता है, ठीक है, फॉर फ्रॉम एक्सीडिंग इट्स जुरिस्डिक्शन, इसके जुरिस्डिक्शन को एक्सीड करना बिफोर आ डिसीजन, ठीक है। इसका जो टाइमिंग है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये कब रोक रहा है, जो हायर कोर्ट है लोअर कोर्ट को कब रोक रहा है, जब डिसीजन आया नहीं है, डिसीजन सुनाया नहीं गया है। और ये क्या लगा देता है, जो हायर कोर्ट है अगर वो अपना जो जुरिस्डिक्शन है वो एक्सेसिवली एक्सरसाइज कर रहा है जो लोअर कोर्ट है, तो हायर कोर्ट आके उस ऑर्डर पे जो कि अभी डिसीजन आया नहीं है उस पर क्या कर देगा, स्टे ऑर्डर लगा देगा अपने, ठीक है। तो ये क्या होता है, बिफोर द डिसीजन अनाउंस, ठीक है। और सर्शनरी क्या होता है, आफ्टर द डिसीजन अनाउंस, ठीक है। While in certiorari, it has quash of a decision is made or review and nullify already issued order or judgment correcting the legal error। अब इसकी टाइमिंग क्या है कि डिसीजन आने के बाद, और इसका मेन काम क्या है, ये करेक्ट करता है कोई भी लीगल एरर जो किसी लोअर कोर्ट ने कर दी है, ठीक है। तो इट एक्ट्स एज करेक्टिव की तरह, कोई भी लीगल एरर है उसको करेक्ट करता है, ठीक है। और ये क्या करता है, नलिफाई कर देता है कोई ऑलरेडी इशूड जजमेंट। ये आगे ना लिखा हुआ कि ऑलरेडी इशू, कोई जजमेंट ऐसे है जो कि ऑलरेडी पहले से इशू हो गए हैं, ठीक है।
और ऑर्डर और जजमेंट, ठीक है। और ये रिव्यू भी करता है, ठीक है, ये उसको नलिफाई भी कर सकता है और उसको रिव्यू भी कर सकता है, ठीक है। तो ये हो गया प्रोहिबिशन और सर्जरी के बीच का डिफरेंस। एंड दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। मैं आपको मिलती हूँ मेरे अगले वीडियो में, तब तक आप ध्यान रखिए अपना और टाटा।